घुमाना है बस उसको नकारात्मक तरीके से। मैंने आप ये मान रहे हैं कि ये फिर पूरा का पूरा मीडिया का काम किया हुआ। कपूर साहब, लेकिन देखिए आप हमें ये बात देखनी है कि जब तक ये वारदात नहीं आई थी सभी लोग आशाराम बापूजी का बहुत इज्जत भी किया करते थे, बड़ा आदर सत्कार से उनको सुना भी करते थे। अब अचानक ऐसा चेंज जो पब्लिक में आया है, इसका मतलब कोई ऐसी वारदात हुई है, कोई ऐसी वारदात किसी कॉन्स्पिरेसी के कारण हुई हो, ये ऐसा मानना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और फिर एक लड़की ऐसा बयान क्यों देगी जो उसके अपने कैरेक्टर के खिलाफ भी जाता है, उसके परिवार के खिलाफ भी जाता है, और फिर उसके साथ सबूत भी आगे आ रहे हैं। और जिस हिसाब से उसने एक्सप्लेनेशन दी है, उस एक्सप्लेनेशन में देखिए अभी आप मान लो 2 मिनट के लिए उसको क्वेश्चन मार्क कर लें कि कल को जब तक एविडेंस नहीं आएगा उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन जहां तक एफआईआर का देखो ताल्लुक है, जो लीगल कार्रवाई है उसमें एफआईआर में जो बयान होता है, एलिगेशन होती है, उसको सच मान के चला जाता है। अगर ऐसी बात ना हो फिर तो एफआईआर को रजिस्टर होगी ही नहीं। बिल्कुल वो बात अलग है कि उसको पूरा मौका दिया जाता है, वो अपना डिफेंस पेश करता है, वो देखो क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है, उसमें वो चक्रवाणी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? वकील साहब ऐसा नहीं है, एफआईआर जितने में 90% जो है एफआईआर खारिज हो जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है। और वकील साहब मैं और भी आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले प्रचार किया गया कि लड़की के साथ रेप हुआ, जबकि आप शायद एफआईआर पढ़े कि नहीं मैं नहीं जानता, मेरे पास एफआईआर है, उसमें कहीं बलात्कार की जिक्र तक नहीं है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है, और धारा 376 लगाया गया है। तो कहने का मेरा मतलब है कई बार मीडिया के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, और वर्तमान में तो देश को मीडिया चला रही है। चलिए तो हम चाहते हैं अच्छी तरीके 376 लगेगा। अगर हम आपकी बात मान लें तो वाकई में फिर तो इस देश में सरकार की जरूरत है नहीं, पत्रकार ही सब कुछ कर। बिल्कुल बिल्कुल सरकार से ज्यादा सक्रिय हमारी मीडिया है। चलिए, सक्रिय होना अलग बात है, और तो सिर्फ पब्लिक के आगे लेके आते हैं, सक्रिय होना अलग बात है, ताकि हम चीजों को सामने लाकर लोगों के विवेक पर छोड़ दें कि आप तय करें कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। आप नकारात्मक ऐसे तरीके से लेके आते हैं कि जी देखिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आसाराम जी के साथ खड़े तमाम लोग मानते हैं कि पत्रकार ही इस देश को चला रहे। चलिए, इस तथाकथित द्विस्वप्न का हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन जेल के इस काल कोठरी में आसाराम जी के लिए आने वाले दिन भी अब काफी तुकबरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका अंत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जोधपुर की कोर्ट ने आसाराम जी की जमानत याचिका को फिलहाल 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है, और 11 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है आसाराम जी की जेल में रहने की जो अभी स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। बाबा को नहीं मिली बेल, काल कोठरी में कटेंगी रातें। साम दाम दंड भेद, हर फॉर्मूला अपना लिया, लेकिन काल कोठरी आसाराम का पीछा नहीं छोड़ रही है। दूसरों को आध्यात्म का रास्ता दिखाने वाले आसाराम की अंधकार भरी राहें कुछ और लंबी हो गई हैं। नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोपों में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत पर सोमवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के समय कोर्ट के बाहर आसाराम के समर्थक भी हजारों की संख्या में मौजूद थे, लेकिन कोर्ट के अंदर से आई खबर ने आसाराम के साथ ही उनके समर्थकों को भी निराश कर दिया। आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। आसाराम के अलावा उनकी कारगुजारियों में शामिल शिवा को भी जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। मुख्य अभियुक्त आशाराम को, जिनके ऊपर जघन्य आरोप लगे हुए, उनको आज उनकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूरी हुई थी और उनको न्यायालय में पेश किया गया था। साथ ही सह अभियुक्त शिवा को भी न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर न्यायालय ने उन दोनों अभियुक्त की जो न्यायिक अभिरक्षा की अवधि है वो 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट में पेशी से पहले आसाराम के समर्थकों और कोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस फोर्स के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठियां भांजकर आसाराम के समर्थकों को कोर्ट परिसर से बाहर खदेड़ दिया। आसाराम पिछले 1 महीने से जेल में बंद हैं। कोर्ट के कड़े रुख और आसाराम के खिलाफ मौजूद पुख्ता सबूतों को देखते हुए अगली पेशी पर भी आसाराम की जमानत के आसार कम ही नजर आते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो स्थिति विकट और गंभीर बनती दिख रही है। कपूर साहब, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल है, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि उन्हें 90 दिन से पहले बेल मिलने की कोई भी संभावना है? देखिए, जिस हिसाब से ये जुडिशियल का प्रोसेस चल रहा है, और क्योंकि 14 दिन की रियासत और हो गई है और बेल भी नहीं हुई है, इसका लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है, और क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन में कोई दबाव ना आए। देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, कोर्ट भी चाहता है, और क्योंकि ऐसा पीछे कुछ ऐसे वारदात हुए या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए या ऐसे कुछ ख्याल पेश किए गए जिससे ऐसे लगता है कि वो प्रेशर में, चाहे मनी का प्रेशर हो, चाहे पावर का प्रेशर हो, चाहे मसल पावर हो, ताकि जो विटनेसेस ने आगे आना है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने आगे आना है उसमें कहीं इंटरफेरेंस, टैंपरिंग ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा
तो 90 डेज तक ये जुडिशियल जो रिमांड हो सकता है चलती ही रहे। पॉसिबिलिटी तो है, बाकी आगे देखो कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल चक्रपाणी जी, अब सवाल यहाँ ये उठ खड़ा होता है, अब आप इसको भी क्या साजिशी मानेंगे? क्या नारायण साईं जो कि उनके बेटे हैं, जो कि उन्हें धर्म पुरुष, युग पुरुष और तमाम तरह की उपाधियां दे चुके हैं, क्या इसे भी वो साजिश मानेंगे? किसे साजिश? ये कि जेल में उनका रहना 90 दिनों तक, अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति पर उत्पन्न होती है। देखिए ऐसा है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। और देखिए जैसे ये तो मैंने पहले भी बताया कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है कि जिस व्यक्ति को 30 तारीख तक सम्मन दिया जाता है कि 30 तारीख तक हाजिर होकर के वो करो, 29 को कोई रिश्तेदार मर जाता है। कानून है कि 3 बार सम्मन आने के बाद वह गिरफ्तारी वारंट होता है और गिरफ्तार किया जाता है, उसको तुरंत बिना पूछताछ किए आश्रम से ही गिरफ्तार किया जाता है। और जबकि पहले प्रचार किया जाता है बलात्कार किया, जबकि कोई बलात्कार का उसमें FIR में दर्ज नहीं है। दूसरे की क्या ये भग रहे जबकि वो आश्रम में है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी मीडिया का दबाव रहा। और लांबा जी का वहाँ पे वो है बयान दिया था कि मीडिया की भी दबाव काफी डाल रही है, जिसका प्रभाव। आमतौर पर इस तरह के मामले में क्या 12 दिनों की मोहलत किसी को मिलती है? अगर इस पर लोगों ने सवाल उठाए तो क्या ये गलत है? छेड़छाड़ नहीं, देखिए अब मोहलत का जहां तक ताल्लुक है, अगर देखो बयान ऑलरेडी आ चुका है, FIR रजिस्टर हो गया, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें पुलिस उसके अरेस्ट कर सकती है। उसमें क्या है? अगर देखो यही तो फर्क है कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कि जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब वो इस बात के लिए मौका किसी को नहीं देना चाहती, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे तो पुलिस जाके अरेस्ट कर लेती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का यही तो मायना है, उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, कोर्ट में वारंट की जरूरत नहीं है उसको। तो आने वाले दिन आसाराम जी के लिए बहुत आसान होते हुए कम से कम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस चर्चा में आप दोनों ने बहुत शिरकत की, धन्यवाद इसका। लेकिन आसाराम जी किस तरीके से जो तमाम आरोप उन पर लगते आ रहे हैं, और जो टॉर्च वाली बात अभी चक्रपाणी जी ने कही, तो चलते चलते आपको ये रिपोर्ट दिखा जाते हैं कि आखिरकार शिल्पी ने जो कहा वो क्या कहा, और शिल्पी के बयानों के बाद क्या स्थिति गंभीर बनती हुई दिख रही है आसाराम जी के लिए। रहस्यों की किताब बन चुके हैं आसाराम। जब जब पन्ना पलटता है एक नया राज सामने आता है। हर एक राज आसाराम के लिए एक नई मुश्किलें खड़ी करने लगा है। विवाद है कि आसाराम का साथ ही नहीं छोड़ रहे और परछाई की तरह साथ चल पड़े हैं। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप सामने के आए, आसाराम की फजीहतें शुरू हो गई। जेल में बंद आसाराम को लेकर हुए हैं कुछ और संगीन खुलासे। तस्वीर कुछ दिनों पुरानी है। देखिए, रात के साए में आसाराम पहुंच गए हैं अपने भक्तों के बीच। हाथ में टॉर्च है और सामने सेवादारों का काफिला। सेवादार लगातार होम कर बाबा को भगवान बनाने में लगे हुए थे। वहीं आसाराम का इंतजार कर रहे भक्त भी आसाराम की एक झलक पाने को बेताब थे। आसाराम जैसे ही लोगों के करीब से गुजरते, अंध भक्ति में पड़े लोग आसाराम के चरणों की धूल को तिलक की तरह अपने माथे पर लगाने लगे। पंडाल में रोशनी की भरपूर व्यवस्था थी। ट्यूबलाइट से पंडाल जगमगा रहा था। जगमग रोशनी में आसाराम आगे तो बढ़े जा रहे थे, लेकिन वो बेचैन दिख रहे थे, मानो उनकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हो। आसाराम ने हाथों में टॉर्च पकड़ रखा था और जैसे टॉर्च भी बाबा के मन की मुराद को भांप गया था। आसाराम के साथ टॉर्च भी इधर उधर लोगों के चेहरों को झांकने लगी। आसाराम के इन कथित इशारों पर उनके पूर्व साधक ने ही हमला बोला। आसाराम ने अगर उनके पर 3 लाइट 4 लाइट फेंक दी तो एक कोडवर्ड होता था। फिर उसको वो जो दूसरी 25-30 जो उनकी एजेंट लड़कियां होती है, जो आगे इस प्रकार का दुष्कर्म उनके पर हो चुका है, वो लड़कियां उसको फरसाने में लगती है, कि उसको बार बार उसके मगज में डालते हैं कि अरे तो गोपी तू तो है, तेरा तो उद्धार हो गया, तेरा तो बस जन्म अब सफल हो गया, तेरे को अब समाधि का सुख मिलने वाला है, बस तू खाली एक बार बाबू के रूम में ध्यान करके आ जा।